जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन्हीं से होगी। यानी पार्टी में जो पदाधिकारी हैं उन पर भी एक्शन हो रहा है। इन्हें सिखाने वाला कौन है, इन्हें भड़काने वाला कौन है? वार पलटवार हुआ और ये चलता ही है राजनीति में, इसी का नाम राजनीति है। हम तो सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए मरेंगे। ये उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं है। अब दंगा करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करोगे तो खानदान ने 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों सवाल है कि आखिर दंगाइयों और माफियाओं का क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जो इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है, या फिर जिस तरीके से 2017 से पहले हम देखते थे कि उत्तर प्रदेश में लोग खौफ में रहते थे, शाम के वक्त घर से बाहर निकलने में सोचते थे कि घर से बाहर निकलें कि ना निकलें। आज योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने वो सुरक्षा का वातावरण उत्तर प्रदेश को दिया है। वो इसीलिए दिया है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जो एक ऐसा कानून लेकर के आई थी जिसके बाद में अब दंगा करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ कई बार ये कह चुके हैं कि दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके साथ में वो किया जाएगा कि आने वाली पीढ़ी भी 1000 बार सोचेगी कि हम ऐसा करें कि ना करें। एक बार सुनिए पहले योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। और ठीक उसी तर्ज पर जैसे आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करोगे तो खानदान ने 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया। दर्शकों योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल साफ है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये योगी सरकार ही है जो इसी उत्तर प्रदेश में वो कानून लेकर के आई जब सीएए और एनआरसी को लेकर के देश भर में जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे थे। फिर वो धरने हिंसा में भड़क गए और उसके बाद में योगी सरकार ने उन दंगाइयों के पोस्टर्स चस्पा कर दिए चौराहों पर और कह दिया कि भाई साहब अब इन्हीं से हम वसूलेंगे, जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन्हीं से होगी। मामला हाई कोर्ट में गया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया। कोर्ट ने पूछा कि आपके पास में क्या कानून है? योगी आदित्यनाथ ने कहा नहीं है कानून तो बनाएंगे। कानून बनाया और आज उत्तर प्रदेश में यही होता है। अब दर्शकों आप सोच रहे होंगे कि मैं आज यह सवाल क्यों लेकर के आया हूं। यह सवाल मैं इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि अभी अभी प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे सकता है ये छोटी छोटी उम्र के लड़के जिस तरीके से वहां पर उपद्रव कर रहे हैं। इन्हें सिखाने वाला कौन है, इन्हें भड़काने वाला कौन है, वो अपने आप में सवाल है। लेकिन इन्होंने जो कुछ किया उसके बाद में क्या हुआ? तो उसके बाद में सांसद चंद्रशेखर आजाद के 550 समर्थकों पर मुकदमा, जिसमें 75 गिरफ्तार, एनएसए गैंगस्टर एक्ट में इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। पूरी खबर यह बताती है कि प्रयागराज जिले करछना क्षेत्र स्थित भडेवरा बाजार में रविवार को हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हिंसा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और शांति भंग करने के आरोप में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अब तक 75 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने 54 नामजद और 550 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें संगठन के करछना तहसील अध्यक्ष अभय सिंह उर्फ सोनू और उपाध्यक्ष प्रतीक देव वर्मन जैसे प्रमुख चेहरे भी शामिल हैं। यानी पार्टी में जो पदाधिकारी हैं उन पर भी एक्शन हो रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि भाजपा राज में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने पर न्याय नहीं अपमान मिलता है। शासन प्रशासन की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए अगर यही विशेष मुद्रा ऐसे आदेश देने वालों से बनवाई जाए तो उन्हें कैसा लगेगा, घोर निंदनीय। यह ट्वीट अखिलेश यादव जी ने किया है और कहा है कि भाई साहब, पुलिस अगर इन जो ये दंगाई हैं, ये भटके हुए युवा हैं, इनको अगर ऐसी सजा दे रही है तो यह घोर निंदनीय है। अब अखिलेश यादव जी ने तो यह ट्वीट कर दिया। उसके बाद में अब देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई एकदम तैयार बैठा रहता है कि भाई साहब हम बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक यूजर हैं रोहित त्रिपाठी जर्नलिस्ट, वो क्या लिखते हैं, अखिलेश जी बस इतना बता दीजिए, क्या न्याय की आवाज ऐसे उठाई जाती है? अगर ऐसे न्याय की आवाज उठाई जाएगी तो आपकी सरकार आने के बाद चारों तरफ हंगामा ही होगा क्या? एक और यूजर हैं, वो क्या लिखते हैं, माफ कीजिएगा लिखती हैं, ये रेखा चौबे, ये लिखती हैं कि मुजफ्फरनगर के दंगे, रामपुर में अत्याचार और पुलिस पर पत्थर, तब इंसाफ कहां गया था सरकार? आज जो विशेष मुद्रा की बात कर रहे हैं, कल सत्ता में रहते हुए संवेदनशीलता की मूल्यहीनता क्यों ओढ़े रहे? आपके राज में जो न्याय कुचला गया वो आज लोकतंत्र का मुंह नहीं ताक रहा, बल्कि आपके पाप गिनवा रहा है। कुछ और लोग हैं, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं, अखिलेश यादव वाह, प्रयागराज में भीम आर्मी का उपद्रव, दुकान लूटी, राहगीरों को पीटा और इनका वही पुराना ट्वीट, घोर निंदनीय। ये क्या उपद्रवियों के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है, नाइंसाफी का ढोंग रचते हो, मगर जब गुंडों को लाठी की जगह संरक्षण मिलता है तब कहां? एक और यूजर हैं, वो लिखते हैं, वो नहीं दिखा आपको जब पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे थे, पुलिस वालों पर लाठियां चला रहे थे। जब ऐसी कायराना हरकतें करेंगे तो यही हाल होगा। ये देख सकते हैं आप दर्शकों, ये किस तरीके से लोग लिख रहे हैं। वो तुलना करते हैं पहले में और अब में, पहले क्या होता था, और ये लोग सोचते भी हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर यही सब चलता रहा तो आगे क्या हो सकता है, यह भी अपने आप में सवाल है। एक और यूजर हैं, वो लिखते हैं, राहगीरों को पीटने वाले अखिलेश भैया के खास हैं, राहगीरों को पीटकर उनकी गाड़ियां तोड़कर ये न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। सपा कभी सत्ता में आई तो ये लोग ऐसे ही न्याय की आवाज उठाएंगे। ये तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की हैं, ये आप देख सकते हैं। एक और यूजर हैं, वो क्या लिखते हैं, अखिलेश यादव राजनीति में इतने अपरिपक्व हैं कि कूदकर अपराधियों, दंगाइयों, यहां तक कि डाकुओं के साथ खड़े हो जाते हैं। ये सोचते हैं इन अपराधियों के जाति वाले अखिलेश पर खुश हो जाएंगे, पर नेताजी को इतना नहीं पता कि अपराधियों के साथ कोई समझ नहीं खड़ा होगा। वो कह रहे हैं कोई नहीं खड़ा होगा उनके साथ, अपराधियों के साथ में कोई खड़ा हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये सवाल पूछ रहे हैं ये भाई साहब, और ये अपने आप में सवाल है दर्शकों। अपराधियों के साथ में, दंगाइयों के साथ में कौन ही खड़ा होगा? यही बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं है। आपको माफियागिरी करनी है, कहीं और चले जाइए। यहां आपको रहना है एक सभ्य समाज में, जिस तरीके से लोग रहते हैं उसी तरीके से रहना होगा। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले जो कथावाचकों को लेकर के जो विवाद गरमाया था, उसमें भी देखिए ये अखिलेश यादव जी ने जो बागेश्वर धाम के ये धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके लिए क्या कहा था। उन्होंने कहा कई कथावाचक 50 लाख रुपए लेते हैं, सब में बुलाने की हैसियत नहीं। अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कसा तंज। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं, किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर पर बुला ले। यह विवाद जब वो गरमाया था कि भाई कथा कौन कर सकता है, क्या केवल ब्राह्मण कर सकते हैं या फिर जो दूसरी जाति के लोग हैं वो भी कर सकते हैं? अरे जिसको ज्ञान है वो करेगा।
लेकिन अगर आप उस बात को लेकर के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, आप उनको कह रहे हैं कि ये 50 लाख रुपए जिसके पास में है वो ही इनको बुला सकते हैं, हर कोई नहीं बुला सकता। मामला गरमाया, वार पलटवार हुआ और ये चलता ही है राजनीति में, इसी का नाम राजनीति है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी इस पर बयान आया है। ये देखिए, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे। अब धीरेन्द्र शास्त्री का अखिलेश यादव पर पलटवार, अंडर टेबल फीस पर छिड़ा विवाद। वो कहते हैं, आज तक से खास बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हमारे जीवन में बोलने से ज्यादा सहना पड़ता है। मैंने एक बार कहा था आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सहकर साधु बना, इसलिए मैं यहां हूं। यह जीवन बड़ा कठिन और चुनौतियों से भरा है। हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों की रोटी पच रही है, भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे। हम तो सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए मरेंगे, हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। दिक्कत यही है दर्शकों, एक तरफ अखिलेश यादव जी वो पीडीए की बात करते हैं और बार बार समय समय पर वो ये याद दिलाते रहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए ने एनडीए को हराया, और ये बिल्कुल साफ है, ये सच्चाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, पीडीए ने एनडीए को हराया। लेकिन उसके बाद के विधानसभा चुनावों में क्या हुआ और उसके बाद जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उनके नतीजे कैसे आए, उस पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए। यह भी अपने आप में सवाल है, जब पीडीए जीतता है तब चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन जब बीजेपी या फिर एनडीए सरकार बनती है कहीं पर तो फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जाते हैं। और ऐसे ही ये जो पीडीए वाले या फिर संविधान वाले जो कुछ नेता हैं, ये बार बार यही बात करते हैं, आरक्षण नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ वो बिल्कुल साफ कहते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, संपूर्ण विश्वास, हम उसके लिए काम करते हैं। और मैं पहले भी कई बार दर्शकों आपको बता चुका हूं कि जितनी भी जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका लाभ किस किस को कितना कितना मिल रहा है। और वही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, बार बार इस बात को कहते हैं कि जिसके साथ में जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा उसकी सरकार बनेगी। जब मीडिया उनसे पूछती है कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वो यही कहते हैं कि हमारे साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। अब देखिए दर्शकों, ये लड़ाई 2027 के विधानसभा चुनाव की है और यहां से अपनी अपनी तैयारियां की जा रही हैं, अपनी अपनी ताल ठोकी जा रही है। ये आप लोग तय करेंगे, जनता जनार्दन तय करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।